दरअसल 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही ब्रिटिश एम्पायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तेजी के साथ खुद को एक्सपैंड कर रहा था और भारत के मैक्सिमम पार्ट्स पर उनसे पहले ही कब्जा कर लिया था। लेकिन उनका इतने से कहां पेट भरने वाला था भाई। अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए ब्रिटिश एम्पायर को अब एक और मार्केट की जरूरत थी और वो था चीन, जिसका सीधा रास्ता बर्मा यानी आज के म्यांमार से होकर ही जाता था। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी और वो था कॉनबोंग डायनेस्टी। 1752 में कॉनबोंग डायनेस्टी बर्मा पर शासन कर रही थी और आप ये बात शायद नहीं जानते होंगे कि ब्रिटिश एम्पायर की तरह ही कॉनबोंग डायनेस्टी अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए ही पॉपुलर हुआ करती थी। यही कारण है कि भाई 18th और 19th सेंचुरी के शुरुआत में ही ये कॉनबोंग डायनेस्टी साउथ ईस्ट एशिया की सुपर पावर बन चुकी थी। असम, मणिपुर से लेकर थाईलैंड और लाओस तक इनका एम्पायर फैल चुका था, जो कि ब्रिटिश रूल के लिए एक बड़े दुश्मन की तरह खतरा बन चुका था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए 1824 से 1888 तक 3 लड़ाई लड़कर म्यांमार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। और फिर जब म्यांमार को आजाद भी किया तो उसने वही पॉलिसी अपनाई जिसके लिए ब्रिटिशर्स जाने जाते रहे हैं। जी हाँ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। देखिए, भारत और म्यांमार के बीच एक ऐसा बॉर्डर बना दिया जो आज तक भारत और म्यांमार के लिए सरदर्द बना हुआ है और यही एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से आज भी मणिपुर जल रहा है। भारत के लिए पाकिस्तान हमेशा ही एक परेशान करने वाले छोटे बच्चे की तरह रहा है, जिसे चीन नाम का एक दूसरा बिगड़ैल बच्चा भड़काता रहता है। लेकिन अब यही बिगड़ैल बच्चा एक और अच्छे बच्चे को बिगाड़ रहा है ताकि भारत को परेशान किया जा सके। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आज के भारत के लिए म्यांमार का ये बॉर्डर पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर से भी ज्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या सच में भारत म्यांमार बॉर्डर इतना इम्पोर्टेंट है और क्या सच में मणिपुर जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो भी इंसिडेंट होते हैं उसमें चीन का हाथ होता है, तो ये डिकोड करना बहुत जरूरी है। दोस्तों चलिए समझते हैं कि म्यांमार बॉर्डर की वजह से मणिपुर में कैसे हिंसा फैल रही है और इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको इंडो म्यांमार बॉर्डर बनने के इतिहास को समझना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले आज मणिपुर में जो भी हिंसा होती है उसमें क्या रोल रहता है चीन का, चलिए बताते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडो म्यांमार बॉर्डर। देखिए, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कॉनबोंग डायनेस्टी ब्रिटिश एम्पायर के लिए रास्ते का कांटा बन गई थी। लेकिन फिर आया साल 1824। बर्मा की सेना ने एक गलती करते हुए ब्रिटिश प्रोटेक्टेड रीजन चटगांव पर हमला कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों को बर्मा से लड़ाई लड़ने का मौका मिल गया। ये युद्ध 2 सालों तक चलता रहा, जिसे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बर्मा की राजधानी रंगून तक कब्जा कर लिया था, जिसके बाद यानदाबो की ट्रीटी हुई और इसके साथ ही युद्ध की समाप्ति हुई। लेकिन इस ट्रीटी के जरिए बर्मा को मणिपुर, असम और तेनासेरिम रीजन अंग्रेजों को देना पड़ा। यहीं से भारत और म्यांमार के बीच मॉडर्न टाइम के पहले बॉर्डर की नींव पड़ती है। लेकिन ब्रिटिशर्स इतने से ही सेटिस्फाई नहीं होने वाले थे। उन्हें साउथ ईस्ट एशिया में अपने एम्पायर को आगे बढ़ाना था। अब उसकी नजर लोअर बर्मा के इलाके यानी आज के अयरवाडी रीजन, बेगो रीजन, येंगोन रीजन, रखाइन स्टेट, मॉन स्टेट, तानीथाराई रीजन पर थी। इस रीजन को म्यांमार का इकोनॉमिक हब माना जाता था क्योंकि ये एरिया राइस प्रोडक्शन के लिए बेहद ही फेमस था। यही कारण था कि भाई ब्रिटिशर्स की नजर जो है इस पर बनी हुई थी। इस रीजन को अपने कब्जे में लेने के लिए ब्रिटिश ने 1852 से 1853 के बीच फिर से लड़ाई लड़ी, जिससे कि सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर कहा जाता है। और फिर तीसरे एंग्लो बर्मीज वॉर के साथ पूरे बर्मा पर ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। इस तरह अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब रहे और बर्मा को 1885 में पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेकर भारत का राज्य घोषित कर दिया। 1937 में भारत में फ्रीडम मूवमेंट को बढ़ते देख बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1942 में बर्मा पर जापान ने कब्जा कर लिया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं सके। सिर्फ 3 साल बाद यानी 1945 में एक बार फिर अंग्रेजों ने म्यांमार को अपने कंट्रोल में ले लिया और 1948 में आजादी दे दी। लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते इंडिया म्यांमार बॉर्डर को इस तरह से डिवाइड किया कि आज भी ये भारत और म्यांमार दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मणिपुर और नागालैंड के कई गांव ऐसे हैं जो आधा भारत और आधा म्यांमार में हैं। जी हाँ, सिर्फ गांव ही नहीं, इस रीजन में कई घर भी ऐसे हैं जो आधे भारत और आधे म्यांमार में हैं। ऐसा ही एक घर नागालैंड के लोंगुआ गांव के मुखिया का है। इस घर के लोग खाना म्यांमार में खाते हैं और सोने के लिए भारत में आते हैं। दोनों ही तरफ के लोगों का आपस में सालों से कल्चरल और फेमिलियर टाइज रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने जब बिना इन लोगों से पूछे बॉर्डर को डिवाइड कर दिया तो कई कम्युनिटी दोनों ही देशों में माइनॉरिटी हो गई।
यहाँ के भोले भाले लोगों के गुस्से का फायदा कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने उठाया, जिसे चीन ने खूब उकसाया और इन्हें पैसे और हथियार देकर खूब सपोर्ट किया। अलग अलग एथनिक ग्रुप के एक्सट्रीमिस्ट को चाइना ने खूब मदद कर नया देश बनाने की मांग को हवा दे दी। 1950 से 60 के दशक में यहाँ कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्टिव थे, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में खूब खून खराबा हुआ। इंसर्जेंसी की वजह से यहाँ पर हजारों लोग मारे गए। नागालैंड में नागा पीपल्स फ्रंट, मणिपुर में कुकी नेशनल लिबरेशन आर्मी, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वायलेंस को बढ़ावा दे रहे थे। इसमें से कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि म्यांमार के लिए भी खतरा बन गई थी। वहां की काचिन, चिन और अराकान स्टेट पर भी ये सेपरेटिस्ट ग्रुप अपना दावा कर रहे थे, लेकिन इंडिया और म्यांमार ने आपस में मिलकर दोनों ही देशों से सेपरेटिस्ट ग्रुप को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था, तो कुछ को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में इस रीजन में वायलेंस एक्टिविटी में कमी आई है और यहाँ पर शांति बहाली हो सकी है। लेकिन पिछले 6 महीनों में एक बार फिर से रीजन 2 एथनिक ग्रुप कुकी और मैतेई की लड़ाई के चलते हिंसा की आग में चल रहा है। यूं तो मणिपुर में लड़ाई की शुरुआत रिजर्वेशन के मुद्दे पर हुई थी, लेकिन इस वायलेंस में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रोल ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर इन मणिपुर वायलेंस। देखिए, मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर करीब 398 किलोमीटर लंबा है, जिसका सिर्फ 10 किलोमीटर के एरिया में ही फेंसिंग हुई है। बॉर्डर का बड़ा इलाका पोरस है, जहां से कोई भी आ जा सकता है, जिसका फायदा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और ड्रग स्मगलर उठाते हैं। असम राइफल्स के मुताबिक मणिपुर हिंसा के दौरान यहां पर 718 म्यांमार नागरिक इलीगल तरीके से एंटर कर गए। म्यांमार से भारी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स के भारत में आने के पीछे फ्री मूवमेंट रेजीम के सिस्टम को जिम्मेदार माना जाता है। इस सिस्टम के जरिए 16 किलोमीटर के डायमीटर में रहने वाले दोनों ही देशों के लोग बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं और 72 घंटे तक रह सकते हैं। इस सिस्टम को दोनों ही देशों के एथनिक ग्रुप के बीच फेमिलियर और कल्चरल टाइज को देखते हुए ही लाया गया था, लेकिन अब इसका फायदा ड्रग स्मगलर और इंसर्जेंट ग्रुप उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 1 साल में यहाँ पर करीब 1000 के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए हैं। जी हाँ, जो यहाँ म्यांमार से आकर अफीम की खेती कर रहे थे। अफीम की खेती में कुकी, नागा कम्युनिटी के लोग ज्यादा शामिल होते हैं। यही कारण है कि भाई मणिपुर का सबसे बड़ा कम्युनिटी मैतेई एफएमआर को खत्म करने की मांग करता है। उनका मानना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर के रिसोर्सेज पर कब्जा जमा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एफएमआर खत्म करने की मांग की थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि म्यांमार से अच्छे रिलेशन रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार बॉर्डर। यार देखो, चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर भारत के लिए वेस्ट और नॉर्थ की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट तो है, तो वहीं म्यांमार का बॉर्डर देश के नॉर्थ ईस्ट के लिए बेहद ही सिग्निफिकेंट है। इंसर्जेंट्स ग्रुप ने इन राज्यों में हिंसा फैलाने के लिए इस बॉर्डर का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है और यही एक रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट को लंबे समय तक इंसर्जेंसी और वायलेंस का सामना करना पड़ा है। इस बॉर्डर को ड्रग स्मगलिंग के लिए भी बेहद ही सेंसिटिव माना जाता है। ये रीजन ड्रग स्मगलिंग के लिए फेमस गोल्डन ट्रायंगल से बेहद ही नजदीक है। जल्दी से आपको गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बता देते हैं। देखिए, गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस से मिलकर बनता है, जो साउथ एशिया में ड्रग्स की सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स है। यहाँ के ड्रग स्मगलर मणिपुर जैसे राज्यों में लोगों को पैसा देकर अफीम की खेती करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि यहाँ के अफीम की क्वालिटी को काफी अच्छा माना जाता है, जिसका ड्रग्स बनाने में काफी डिमांड है। अब ऐसे में ये बॉर्डर भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बॉर्डर को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है, जो भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बेहद जरूरी है। इस पॉलिसी के जरिए भारत एशिया पैसिफिक रीजन, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशन को बढ़ाना चाहता है और ये भारत की आदत रही है कि भाई वो एक दोस्ताना कदम से ही हमेशा अपने रिश्ते बनाता है और ये भारत और चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करने की समझदार स्ट्रैटेजी है। साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों से इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश परेशान हैं। ऐसे में ये देश आसियान के जरिए भारत के करीब आ रहे हैं। आसियान साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे देश शामिल हैं। इनमें 10 देश शामिल हैं, जिनकी जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 6% है। अब ऐसे में भारत का इन देशों से रिश्ता रखना जरूरी हो जाता है। भारत आसियान का मेंबर नहीं होकर भी इन देशों के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि ये अपने देश के ट्रेड और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग भारत का 55% ट्रेड साउथ सी के रास्ते से ही तो होता है।
अब ऐसे में भारत इन देशों से रिलेशंस के साथ साथ अपनी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए भी कई कदम उठा रहा है, जिसमें इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जैसा प्रोजेक्ट शामिल है। ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट के जरिए कोलकाता से बैंकॉक को जोड़ने के लिए 1400 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जा रही है। ये कोलकाता से शुरू होकर असम, फिर नागालैंड होते हुए मणिपुर में एंट्री लेगी और वो मोरहे होते हुए सीधा म्यांमार के बॉर्डर पर एंट्री लेगी और इसके बाद ये थाईलैंड तक जाएगा। ये हाईवे भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच ट्रेड और टूरिज्म को कई तरीकों से बढ़ावा देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक स्टडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस हाईवे के पूरा हो जाने से इन देशों के साथ भारत के ट्रेड में 30% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि देश की इकोनॉमी को ना इग्नोर करने वाली ग्रोथ देगा। वहीं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कोलकाता पोर्ट को सी रोड के रास्ते म्यांमार के सीतवे पोर्ट से जोड़ेगी और फिर वहां से इसका कनेक्शन कालादान नदी के रास्ते पलेतवा तक होगी। इसके बाद ये सड़क के जरिए भारत में मिजोरम के जोरिनपुई को कनेक्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी इंडिया के मेन लैंड से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए सिर्फ 22 किलोमीटर का चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिस पर चीन की हमेशा से नजर बनी रहती है। इसलिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अब जाते जाते इंडिया म्यांमार रिलेशन के बारे में भी जान लेते हैं। इंडिया म्यांमार रिलेशन, आपको बता दें कि भारत और म्यांमार के रिश्ते काफी पुराने और ऐतिहासिक हैं, जिसमें बौद्ध धर्म का बड़ा रोल है। 1st सेंचुरी एडी में म्यांमार में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ, जिसके चलते ही दोनों देशों के बीच कल्चरल रिलेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड भी प्रमोट हुआ। कॉलोनियल टाइम में भी भारत और म्यांमार के फ्रीडम फाइटर्स के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन जब दोनों देशों को आजादी मिली तो म्यांमार आर्मी रूल की तरफ चली गई, जिसके चलते भारत सरकार म्यांमार को इग्नोर करती रही। लेकिन फिर दोनों ही देशों के बीच अच्छे रिश्ते बने। लेकिन जब भारत ने लुक ईस्ट की पॉलिसी बनाई तो म्यांमार को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर बनाया। यही कारण है दोस्तों कि आज म्यांमार की आर्मी गवर्नमेंट की चीन से करीबी होने के बावजूद भी भारत सरकार हमेशा उससे पॉजिटिव रिलेशन बनाकर रखती है। सिर्फ भारत ही नहीं, म्यांमार को भी भारत की हमेशा से जरूरत है। केवल 2022 से 23 में म्यांमार ने $867 मिलियन का भारत में एक्सपोर्ट किया है, यानी म्यांमार की इकोनॉमी के लिए भारत एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। लेकिन बात अगर चीन की करें तो चीन का नाम सुनते ही बस कानों में एक आवाज गूंजती है और नाम आता है धोखेबाज। और इसके कई रीजंस भी हैं, जिनमें से कई रीजंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए और जाना कि कैसे भारत को घेरने के पर्पस से चीन मालदीव से लेकर भूटान और म्यांमार तक में पहुंच बढ़ा रहा है और मकसद सिर्फ एक है, भारत को परेशान करना। अब भाई कोई समझाए चीन को कि ये 60 साल पुराना भारत नहीं रहा है दोस्त, जो खाने के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड रहता था, क्योंकि अब ये वो भारत है जिसने आज तरक्की के दम पर लगातार वो अचीव कर लिया है जो चीन पाकिस्तान की मदद करके भी नहीं कर पा रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि भारत चीन के लिए आज कितना इंपॉर्टेंट है कि उसकी सांसें सिर्फ इस बात से चलती हैं कि भारत क्या कर रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।